अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयदा शनाज। बात एज़ यूजुअल सियासी खिचड़ी की ही करेंगे, लेकिन उससे पहले तारुफ कराए देते हैं अपने मेहमानों का। स्टूडियोज़ में आज अतर काज़मी मेरे साथ मौजूद हैं और सैयद इमरान शफ़क़त साहब भी हमें स्टूडियोज़ में ही ज्वाइन कर रहे हैं। इस्लामाबाद से राना मुबशर साहब हस्ब मामूल हमारे साथ मौजूद होंगे और अबू ज़र सलमान न्याज़ी हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। कानूनी माहिर हैं और मुख्तलिफ़ कानूनी मामलात के हवाले से हम उनका तज्ज़िया जानेंगे। जब सियासत की बात हो रही है और सियासी खिचड़ी की बात हो रही है तो अज़ाए तरकीबी को अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है। पंजाब के हवाले से अब ये खबरें आ रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेने का कोई इरादा ही नहीं रखते और वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, बल्कि गवर्नर ने जो ऑर्डर दिया था वो भी गैर कानूनी था। यानी 9 जनवरी को जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एतमाद का वोट लेने के लिए नंबर्स पूरे नहीं है, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। तो फिर होने क्या जा रहा है, ये अपनी जगह पर नहायत अहम है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा की इसी माह के तीसरे हफ्ते में वापस आने की खबर मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने दे दी है और मरीम नवाज़ साहिबा भी ट्वीट करके बता रही हैं कि वो एक्टिव होंगी मॉडर्न टेक्निक्स के ज़रिए और सबसे रब्ता रखेंगी पार्टी की सतह पर। तो शायद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी तब तक ही हो जाए। और तीसरी जो खबर है, बल्कि जो सबसे बड़ी खबर है और जिस पे हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, वो है आर्मी चीफ का बतौर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब का पहला दौरा है सऊदी अरब। और ये 1 या 2 दिन पर भी मुहित नहीं है और वहाँ उन्होंने बहुत सी अहम मुलाकातें शुरू भी कर दी हैं। तो इससे जुड़े हैं पाकिस्तान के बहुत से मामलात, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ बहुत से मामलात का शराकतदार है और वो सारे मामलात नहायत अहमियत के हामिल हैं। इस सिलसिले में अतर जो पहला सवाल आता है ना, जब कोई आर्मी चीफ कहीं, तो पहला सवाल आता है कि वो क्या इमदाद लेकर आएगा, और ऐसे में जब हम सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद भी हैं तो आपके ख्याल में प्रायोरिटी तो यही होगी कि सऊदी अरब हमारी मदद कर देगा। इसके अलावा क्या मामलात वहाँ डिस्कस हो सकते हैं? देखें, एक तो सऊदी अरब के साथ हमारे दरीना दिफाई ताल्लुकात हैं। अगर आप 80 की दहाई में भी चले जाएं, सऊदी अरब की बहुत सारी जो यूनिट्स वगैरह थी, वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी जाके सर्व करती रही, उनकी ट्रेनिंग करती रही और इस वक्त भी वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जो दिफाई या हमारी अस्करी क़यादत वहाँ पे जाती है तो दिफाई मामलात भी डिस्कस होते हैं। वो तो सऊदी अरब की हद तक होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हद तक क्या होता है, जब भी चाहे वो खान साहब का दौर हो या अब इस हुकूमत का दौर है, आर्मी चीफ गए में हैं और हम यहाँ पे किस किस्म की खबरें सुन रहे हैं। तज्जिए क्या, खुशखबरी मिलेगी इकॉनमी के हवाले से, खुशखबरी मिलेगी सऊदी अरब कुछ दे देगा। देखें, अगर इसाक डार साहब गए हों और इस तरह की बातें हो रही हैं कि खुशखबरी मिलेगी, फिर तो सेंस करता है। क्या ये आर्मी चीफ की जिम्मेदारी है कि वो जाएं और वो किसी की भी हुकूमत हो और वो उनके लिए पैसे लेके आएं? फिर सियासतदान कहते हैं कि जनाब आप इनको सियासत में इन्वॉल्व ना करें, या ये सियासत में इन्वॉल्व होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और ये कह रहे हैं कि जी वो ये ए पॉलिटिकल भी हो गए हैं। अभी बिलावल साहब भी फरमा रहे थे। तो फिर आपकी सियासी जिम्मेदारियां उनके कंधों पे क्यों आती हैं? ये बड़ा क्वेश्चन है। बाकी वो तो अबव एंड बियॉन्ड जाके जो करते हैं वो करते हैं। किसके लिए करते हैं? ज़ात के लिए तो नहीं करते, पाकिस्तान के लिए करते हैं, वो तो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन यहाँ पे सियासी क़यादत की इतनी नाकामी है कि जो इतनी ज्यादा सियासी क़यादत है, 13-14 जमातें, उनमें से एक शख्स भी नहीं है जिनको सऊदी अरब सीरियसली लेगा या उनकी गारंटी मान लेगा। सऊदी अरब तो शायद उनको ले ले, लेकिन जो जिनकी गारंटी नहीं, उन्होंने कितने अरसे लेना है? कम से कम आर्मी चीफ की तो गारंटी होती है ना, 3 साल तक उसने रहना है। सऊदी अरब भी तो यही देखेगा ना कि किसके साथ बातचीत करनी है। 3 साल से ज्यादा अरसा भी आर्मी चीफ रह लेते हैं, इसीलिए वो उन्हीं से बात करते हैं। वो देखें, एक तो वो बादशाह और बादशाह तो डील करना चाहती है कि उसके साथ जिनको पता हो कि ये जो यहाँ पे है बाकी सारे आर्जी कैरेक्टर्स हैं। लेकिन यही मैं कह रहा हूँ कि ये किस्सा 6 महीने का या 6 साल का नहीं है। इतने बरसों में हम क्यों ये चीज नहीं करवा सके कि जहाँ पे हमारी जो सियासी क़यादत है, जिसको मैं वोट देता हूँ, आप देते हैं, दीगर मोजिज़ दोस्त वोट देते हैं, उस सियासी क़यादत को इस कदर की निगाह से क्यों नहीं देखा जाता? बाकी फिर हम यहाँ पे जमहूरियत की बातें करते रहे और कहें कि बड़ी जमहूरियत है। हालत आपकी जमहूरियत की ये है कि 13-14 जमातों की हुकूमत है और फिर भी हमारा दोस्त मुल्क कहता है नहीं भाई नहीं, आप नहीं, आप आएंगे तो होगा। तो ये हमारा फेलियर है सियासी एंड पे। डिफेंस नेचर के हमारे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब से, शायद ये रीजन है। नहीं, देखें, सिर्फ सऊदी अरब का मामला नहीं, जिसने भी पाकिस्तान में आके डील करनी होती है वो उन्हीं से डील करता है जिनसे उनको करनी चाहिए। और यही हमारी इसको टेढ़पन करें, हमारी इसको खुशकिस्मती अगर किसी ने कहना तो बड़े शौक से कहे, अगर किसी ने इसको बदकिस्मती समझना है तो हम तो मजबूर नहीं कर सकते किसी को। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान का मामला यही है, यही जो है ना, वो हमारे जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं, जो अभी तक जो हम पहिया आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उन्हीं के मामलात हैं। सऊदी अरब ने जिनके साथ डील करना है, जाहिर है कि किसी ने हाथ में छड़ी तो नहीं ना पकड़ी हुई
कि जी कि नहीं आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ ही जाके डील करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर बेचारे की यहाँ पे जितनी औकात होती है वो अब इमरान खान साहब बता रहे हैं आपको। औकात तय भी वो करते हैं ना, जो तय करते हैं उस उन्हीं से बात कर इमरान लेते खान हैं। साहब के आप इंटरव्यू सुने और जो जावेद चोई साहब के आप कॉलम पढ़ें, तो शिकवा और जवाब शिकवा पढ़ के आपको समझ लग जाएगी कि यहाँ पे होता क्या है। जी। तो लिहाजा जो सऊदी अरब में जो कुछ चल रहा है उस पर मेरा ख्याल है ना हमें परेशान होने की ज़रूरत है ना हैरान होने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन राना साहब, इलाकाई चैलेंजेस के हवाले से भी बात होगी और जाहिर है फिर मफादात जो हैं वो बहुत से मामलात में मुश्तरका भी हैं। पाकिस्तान को इलाकाई सतह पर जो चैलेंज है, वो जो ख़तरा मंडला रहा है अफगानिस्तान की जानिब से, उस सिलसिले में क्या सऊदी अरब कोई किरदार महदूद सतह पर भी अदा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है जी, क्यों नहीं कर सकता। और इसमें एक चीज़ ज़रा जहन में रखिएगा कि यहाँ पे जो कुछ भी होता है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि कहा यह जाता है जनाब कि मैं पॉलिटिशियंस की और ये जो रिलेशंस हैं उनकी बात मैं करता हूँ, बट द पॉइंट इज़ कि इस वक्त जो इस खित्ते में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, इंडिया को बीच में ज़रूर शामिल कीजिएगा और ईरान को भी शामिल कीजिएगा। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में जो ये कंट्रीज़ हैं विच आर आर नेबरिंग कंट्रीज़, इसके अंदर सऊदी अरेबिया से इनपुट ली जाती है और इसमें कोई ऐसा बुराई नहीं, और आज की नहीं ली जाती, शुरू से ली जाती है और उस पर अमल दरामद भी किसी न किसी हद तक किया जाता है। बल्कि ज़्यादातर उसी की जो इनपुट होती है सऊदी अरेबिया की, सऊदी इंटेल जो आती है, उस पर जनाब बिल्कुल उस पर अमल दरामद भी किया जाता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू लाइक असिस्टेंस, पाकिस्तान को जो असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात होती है, तो the Saudis have always stood by us and so have we stood by them. So हमने बिल्कुल उनके साथ शाना बेशाना हमेशा खड़े रहे और वो भी हमारे साथ खड़े रहे हैं। Now इसमें एक ये जो होता है ना, यहाँ पे परसेप्शन बना हुआ है और ये जो यहाँ पे गुफ्तगू शुरू कर दी जाती है कि जनाब उत्थे गए ने ते उत्थे जनाब चीफ गए ने ते चीफ जाके जनाब साढ़े हस्ते को खुशखबरी लेके आवणगे। खुशखबरी आपके लिए वो लेके बिल्कुल आएंगे चीफ साहब, लेकिन थोड़ा सा अपना जो आपका किरदार है आप लोगों का, उस पर भी ज़रा रोशनी डालें कि आप यहाँ पे किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको, आप जहाँ वहाँ पे आपको बेल आउट किया जाता है, जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है आपको बेल आउट करता है, लेकिन जब आपको बारी आती है या आप पॉलिटिशियंस, ज़्यादातर पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी पॉलिटिशियंस जो है ना स्कोर सेटल करने में देर नहीं लगाते मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो 2 मिनट लगाते हैं कि वो जनाब वो उधेड़ के साइड पे रख देते हैं सारी चीज़ें। तो वो अगर आपको इनपुट चाहिए होती है, जैसे फॉरेन जो आपकी अफेयर्स हैं उनमें आपको इनपुट चाहिए होती है फ़ौज से, और आपको, क्योंकि अगर आप, इसका भी एग्जांपल है और मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ कि आर्काइव्स के अंदर सेव है। आर्काइव्स अगर आप देख लें, नेशनल असेंबली की या सेनेट की आर्काइव्स के अंदर चले जाएं, तो पाशा साहब वॉज द DG ISI और कियानी साहब वॉज DG चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो वहाँ पे बड़ा शोर मचा था उस ज़माने में पीपल्स पार्टी के दौर में कि जनाब फॉरेन पॉलिसी हम बनाएंगे, पॉलिटिशियंस बनाएंगे। तो एक क्रीम जो थी वो चुनी गई सेनेट से भी और नेशनल असेंबली से भी, और वो उन्होंने कहा जी आप लोग हम आपको इन कैमरा ब्रीफिंग दे देते हैं, आप जनाब हमें अपनी इनपुट दे दें कि फॉरेन पॉलिसी आप किस किस्म की चाहते हैं और आप क्या इनपुट देना चाहते हैं। आप यकीन माने वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट अब बन चुका है, उसके अंदर जो चीज़ें जो इनपुट दी गई थी उस क्रीम पॉलिटिशियंस ने, वो मैट्रिक, मैं O लेवल की बात नहीं कर रहा, मैट्रिक के बच्चे बच्चियां उससे ज़्यादा अच्छी इनपुट दे सकते हैं वो, और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक है। तो आपको जब ज़रूरत पड़ती है तो आप जनाब उस वक्त नारे लगाने शुरू कर देते हैं फ़ौज के, जब आपको ज़रूरत नहीं पड़ती तो आप जनाब उनको टके टोकरी करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज़ रॉन्ग। तो बेसिकली होना ये चाहिए कि फ़ौज भी अपनी है, कोई बाहर से तो आया ही नहीं, कोई किसी दुश्मन मुल्क की फ़ौज तो है नहीं है। ठीक है, आप उसको क्रिटिसाइज ज़रूर करें फ़ौज को, लेकिन पक्के पैरों पे करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ज़रूर क्रिटिसाइज करें फ़ौज को और दिल खोल के क्रिटिसाइज करें फ़ौज को, लेकिन पक्के पैरों पे करेंगे ना तो फ़ौज की इस्लाह होगी, वो खुद भी इस्लाह कर सकेंगे। ठीक है, आप इस्लाह अहवाल के लिए अपना जायजा लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद तनकीद का मुंह खोलना चाहिए। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। बात हो रही है आर्मी चीफ के दौरा सऊदी अरब के हवाले से, तो ये दौरा सिर्फ सऊदी अरब तक महदूद नहीं है, आर्मी चीफ UAE का भी दौरा करेंगे
और ऐसे में जब हम ये देख रहे हैं कि दोस्त ममालिक से इमदाद की तवक्को की जा रही है, तो चाइना ने सी पैक का जो दायरा कार है वो गल्फ कंट्रीज तक बढ़ाने के जिस अज़्म का इरादा किया है, उस सिलसिले में अबू ज़र आपसे जानना चाहेंगे, अब जैसे कि पूरी दुनिया में पॉलिसी शिफ्ट्स आ रहे हैं, पोल शिफ्ट्स भी हैं, ऐसे में पाकिस्तान का आर्मी चीफ का ये विजिट पाकिस्तान की इकोनॉमी को ट्रैक पर वापस लाने में कितना अहम किरदार अदा कर सकता है? देखें आप इससे ये तो नहीं डिसाइड कर सकते कि एक विजिट से आपकी इकोनॉमी जो है वो ठीक हो जाएगी। ये तो एक वक्ती तौर पे आपको जो वो कहते हैं ना वो डिस्प्रिन की गोली या पैनाडोल की गोली आपको मिलेगी अगर आपको कुछ मिल जाता है इन केस। और उसके बाद अगर आपको आईएमएफ से कुछ नहीं मिला, इवन सऊदी अरब से मिलने के बाद भी, तो आपकी इकोनॉमी की सिचुएशन जो है वो बहुत बुरी रहेगी। इतनी कोई आप इसको नहीं, आप शायद डिफ़ॉल्ट से थोड़े अरसे के लिए बच जाए, लेकिन आपको जाना है आईएमएफ के पास, ये तो बात एक तयशुदा है। देखिए हमारा मसला ये, अगर इकोनॉमी पे डिबेट करनी है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, तो फिर देखें स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है। बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो होने वाली हैं। ये तो हम ऐसे हैं कि हम तो देखें वो कैंसर का इलाज जो है वो दवाई गोली से करते हैं। जो जड़ है, जो इश्यूज़ हैं, मेन स्ट्रक्चरल चेंजेज़ हैं, उनको जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे तो इकोनॉमी तो हमारी ट्रैक पे नहीं आएगी। अभी तो ये मेजर्स हैं सारे इमरजेंसी है, वो कहते हैं ना जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स, सिचुएशन रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स। तो आप खुद के किसी दुनिया में ये नहीं होता कि एक मुल्क का जो है वो आर्मी चीफ है वो एक तो सिक्योरिटी सिचुएशन चले उसको डिस्कस करने के लिए तो आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, लेकिन इकोनॉमी की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए वो कोई एफर्ट्स प्ले कर रहा हो, ये कहीं भी नहीं होता। एक बेनज़ीर सी चीज़ है, अनप्रेसिडेंटेड है, ये पाकिस्तान में ही हो रहा है। इस वजह से जहाँ तक इकोनॉमी की बात है कि वो ट्रैक पे आ जाएगी इस एक दौरे से, तो वो तो मुझे ट्रैक पे होते हुए तो नज़र नहीं आ रही। शायद आपकी कोई थोड़ी बहुत बचत हो जाए वक्ती तौर पे, टेम्परेरी या ट्रांजिएंट किस्म की आपकी अरेंजमेंट थोड़ी आपको बेहतर कर दे वक्ती तौर पे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपका कोई सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आपको एक सीरियस किस्म की टीम चाहिए, और वो सीरियस टीम तब ही आएगी जब आपके अंदर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, और ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब ही आएंगे जब आपका फेयर इलेक्शन होगा इस मुल्क में। इस तरह नहीं होना कि आप एक टेक्नोक्रेट की टीम बना के बिठा दें, वो 7 अनइलेक्टेड लोग हों, वो जाके डिस्कस करें, आपके सारे डिसीजंस लें। ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी है, ना पॉलिटिकल सर्टेनिटी आनी है, और ना इकोनॉमिक सर्टेनिटी आनी है उनसे। तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें आपको बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए। अगर आपको इकोनॉमी बिल्कुल ठीक करनी है, स्ट्रक्चरल चेंजेस करके आपको लेके आना ट्रैक पे, उसको परमानेंटली दो। ढांचे में बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है, यह है आपका पॉइंट, और आप कह रहे हैं कि सीरियस टीम की ज़रूरत है। अब टीम जो है पीडीएम की वो इतनी सीरियस है कि इसहाक डार साहब जो भी स्टेप्स लेते हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब आर्टिकल लिख के या उनका रद्द करते हैं और या फिर अपनी स्टेटमेंट्स के ज़रिए, और अब वो आए हैं खुलकर सामने। मिफ्ता इस्माइल साहब इसहाक डार साहब को कैसे टारगेट कर रहे हैं? ज़ाती रंजिश लग रही है मिफ्ता इस्माइल साहब की, लेकिन वो पॉलिसीज़ को भी तनकीद का निशाना बनाते आ रहे हैं। अच्छा, आपने ये पॉइंट उठाया था कि हमारी अस्करी क़यादत ही जाती है, सिविलियन क़यादत क्यों नहीं इतनी काबिल एतबार। तो अब आपको इससे अंदाज़ा हुआ होगा कि जब घर का चिराग ही जो है वो आग लगा रहा हो, तो फिर वो कैसे एतबार करेंगे हमारी माशी पॉलिसीज़? देखिए मिफ्ता साहब कुछ पॉइंट्स ये उठा रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि मुझे इस वजह से उतारा गया कि मेरी कोई कारकर्दगी बुरी थी। वजह वो क्या बता रहे हैं, इसलिए कि एक जो हैं वो उनके समधी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, और वो उन्हें वजीर बनने का शौक है, और इसलिए वो बन गए क्योंकि वो रिश्तेदार थे। क्योंकि वो रिश्तेदार थे। और दूसरी बात ये है कि जिनको वापस लाया गया इसहाक डार साहब को, उनको जिस तरीके से वापस लाया गया, जिस जहाज में बिठा के लाया गया, वज़ीर आज़म साहब वापस लेके और मिफ्ता साहब को उधर ही छोड़ के आ गए, और मिफ्ता साहब बाद में वापस आए। तो यकीनन देखिए मिफ्ता साहब ने शुरू में बहुत सारे जो फैसले किए, हो सकता है वो फैसले दुरुस्त ना हो, लेकिन वो ये तो नहीं था ना कि मिफ्ता साहब ने कैंडी लैंड में बैठ के जो पेपर लिखा था उसी पेपर के मुताबिक उन्होंने मुल्क चलाना शुरू कर दिया। वो इन सारी जमातों की इकोनॉमिक पॉलिसी थी। अभी भी कहा जाता है कि जनाब देखें जी, नून लीग को बड़ा नुकसान पहुंचेगा, शाजिया मरी साहिबा गरीबों को पैसे बांट रही हैं, राजा परवेज अशरफ साहब तो देखिए वो तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, इकॉनमी तो इसहाक डार चला रहे, चाहे इसहाक डार हों चाहे मिफ्ता साहब हों, जो भी हों, ये जो पॉलिसी है ये इन सारी जमातों की पॉलिसी है, ये इन सब की इकोनॉमिक पॉलिसी है। ना मिफ्ता की जाती पॉलिसी थी, ना डार साहब की जाती पॉलिसी थी, ये सब जमातों की इकोनॉमिक पॉलिसी। और अगर ये कामयाब होते हैं तब भी ये इन सब को सह रहा है, अगर ये नाकाम होते हैं तो तब भी इन सब की ये नाकामी है। लेकिन जिस तरीके से रियासत पाकिस्तान को चलाया जा रहा है कि वो रिश्तेदार है तो बेटी का ससुर है, तो वो ये बन गया,
उसको सरकारी जहाज़ में, एयरफोर्स के जहाज़ में वापस लाया गया, वो 4 साल से अदालती मफरूर हैं, अब वो ये हो गए। और अब इसी तरीके से आगे से अपनी बेटी को भी उन्होंने नामजद कर दिया, वो भी वापस आ रही हैं। और फिर कौम को ये भी खुशखबरी सुनाई जा रही है कि उन बेटी के जो साहबजादे हैं जी वो आके परवेज रशीद को गाइड करेंगे, वो आके ख्वाजा साद रफीक साहब को गाइड करेंगे, वो आके ख्वाजा आसिफ साहब को गाइड करेंगे। तो ये कौम के लिए एक नया आ रहा है तोहफा, हैंडसम लीडर आ रहा है। हैंडसम लीडर आ रहा है। अभी एक हैंडसम लीडर की हुकूमत खत्म हुई है, तो ये दूसरा हैंडसम लीडर जो है अगला लेकिन आ रहा है। ट्रांजिशन में एक हैंडसम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के आप अभी भी उम्मीदवार हैं, अगर वो सिस्टम बन गया अगर तो। निगरान सेटअप है, मैंने हमेशा। मुबशर जैदी साहब को सीवी भेजा हुआ है जब से टेक्नोक्रेट्स की बात आई है, पर अभी तक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं उनको आया। उनको सीवी क्यों? उन्होंने सबसे पहले मुबशर राना मुबशर साहब को आप जैदी साहब कह गए। नहीं, वो मुबशर राना साहब, वो मुबशर। जो दूसरे अच्छा, वो जो दूसरे हैं। एफबीआर वाले, अच्छा, अच्छा, राना अच्छा। मुबशर साहब तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। ओके वो ओके, तो अच्छा सीवी ठीक है, की उधर जरूरत बाद में जाएगा मामला। इमरान शफकत साहब, मरियम नवाज साहिबा की बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर अपॉइंटमेंट के बाद मिफ्ता इस्माइल साहब का एक पॉडकास्ट में जाके इस तरह की बातों का इजहार करना, तो ऐसे लग रहा है कि पार्टी ने खुद लॉन्च कर दिया है पार्टी के दूसरे धड़े के खिलाफ। देखें, बड़ी पार्टियों में धड़ेबंदी तो होती है, और ये हमें हर पार्टी में नज़र आता है। आपको पीटीआई में भी नज़र आएगा, पीपल्स पार्टी में भी नज़र आएगा। लेकिन मैं, अब ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, गलत हो सकती है। मिफ्ता इस्माइल साहब को जो कुछ उनके साथ हुआ, वो मुझे लगता है कि वो एक सियासी जवाब था को, मुझे ये लगता है, मैं भी गलत हो। लेकिन अगर आप वाक़यात की ज़रा थोड़ा सा गौर करें कि जब पनामा के ज़रिए, अब तो ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि नवाज शरीफ और उनको निकालना मकसूद था, निकाला गया, बड़ी प्लानिंग करके निकाला गया। प्रोजेक्ट इमरान खान था, सबको पता है, लोग अब इतराफ़ात कर रहे हैं। जब उनको निकाला गया तो फिर पीछे इसहाक डार साहब जो थे वो हिसाब मांगते थे, या कम से कम पूछते थे की कर रहे हैं पैसे। जी ठीक है, ये भी बात अब ओपन सीक्रेट है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर पीछे पीछे इनकी भी छुट्टी हुई नवाज शरीफ साहब के, और फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की काबीना में मिफ्ता इस्माइल साहब की एंट्री हुई। मिफ्ता इस्माइल साहब जब वज़ीर थे ना ख़जाना, तो जो सहाफ़ी बाजवा साहब से मिलके आते थे, वो हमें बताया करते थे कि बाजवा साहब बहुत तारीफ़ किया करते हैं मिफ्ता इस्माइल की। और जिन दो लोगों की तारीफ अब भी कॉलमों में जिनकी हो रही है ना, वो आपको पता है ना कि इमरान खान साहब की काबीना में 2 और इनमें से मिफ्ता इस्माइल एक अच्छे आदमी थे, ठीक है ना, अपने बंदे, हाँ अपने बंदे थे। तो वो बेसिकली नवाज शरीफ ने जवाब देना सी कि यार कि लो मैं आ गया जी। तो ये मेरा ख्याल है कि ये कोई इंतज़ामी फैसला नहीं था, ये सियासी फैसला था। बाकी जो सांप मिफ्ता इस्माइल साहब ने निकाल लिया, वो उससे पहले हफीज शेख साहब निकाल रहे थे, उससे पहले शौकत तरीन साहब निकाल रहे थे, और 2 हुकूमतों में निकाल रहे थे। मैं तो इस बात पर कायल हूँ कि पाकिस्तान की इकानमी किसी एक पार्टी के बस में ठीक करना नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अखराजात आप देख लें और पाकिस्तान की आमदन देख लें, जब तक इनमें बैलेंस नहीं होगा तो ये चीज़ें ठीक नहीं होगी। और ये बैलेंस जो क्रिएट करना है अकेली पार्टी का काम नहीं है, ये तो सबको बैठ के करना पड़ेगा। वो पहले ही कौमी हुकूमत का चर्चा हो रहा है, आप कह रहे हैं हुकूमत को सबको। छोड़ें, कौमी हुकूमत को छोड़ें, ये जिन्होंने सोचना है उनको सोचना है हाँ कि इस तरह चल सकता है पाकिस्तान, नहीं चल सकता अच्छा, 70 सालों के बाद उनको सोचना है जी। वो सोच फैसला रहे भी हैं। उन्होंने नहीं करना है। तो वो बैलेंस अगर जो है ना बैलेंस शीट में हिसाब किताब बराबर नहीं जब तक होगा, या तो आप मतलब सोना निकल आए पाकिस्तान से, पेट्रोल निकल आए, या कोई प्रोडक्शन, कोई नेशन हो हमारी, हम तो कंज्यूमिंग वो है ना नेशन या स्टेट, कंज्यूमर स्टेट, तो हमने तो चीज़ें कंज्यूम ही करनी है, हमारी प्रोडक्शन तो है कोई नहीं। तो बड़ा वो खुश्क टॉपिक, ये हम खुश्क रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि सियासत वाले में ही रहेंगे। आपने कहा जल्जलों का, आप बताएंगे क्यों आते हैं? हाँ, जल्जले सर देखो कि आप एक जो रूहानियत की यूनिवर्सिटी जो कायम कर रहे थे पाइन, अब उनके साथ अब सारे मिलकर उनको कल्ले नु मारोगे तो फिर जनाब जल्जले ध्यान, कल भी जल्जला आया, ऐसे बैठे बैठे आ गए। तो वो सबक सीखें, ये जितने रहे हैं खान साहब के खिलाफ, तो वो मैं ठीक है, जरा लाइटर नोट पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, लाइटर नोट पे बात करें। एक चीज सिर्फ इतनी सी ऐड करूंगा, देखिए नहीं जल्जले नहीं, ये जो कि एक जमात के बस की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखें ना, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF, MQM, ये सारी जमातें तो हैं, और ये सारे कहते थे कि एक नाकारा है, वो नाकारा बाहर हो गया, ये कौमी हुकूमत तो कायम है, और इसके एस्टेब्लिशमेंट की भी इनको हमायत हासिल है। अपनी मर्जी से इन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती भी कर ली, तो इदारे भी इनके साथ ऑन बोर्ड हैं, कौमी हुकूमत भी एक तरह से कायम है। एक शख्स जो नायल था वो बाहर है,
अब क्या रुकावट है? अब तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि साल के बाद पाकिस्तान दुबई बन जाएगा। हाँ, लेकिन बिटवीन द लाइन्स अतर ने कह दिया कि कुएं में से डोल पे डोल निकाला जा रहा है, लेकिन जिसको निकालना चाहिए वो निकलना जो है वो मेरा ख्याल है नामुमकिन इसलिए हो चुका है कि वो बुनियादों में जी नहीं, जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो था ना एक पेज, ये सारा कुछ ये खान साहब के पास भी था, हाँ लेकिन वो भी 100 हल नहीं दिन हो का सका। फार्मूला नहीं कर सके, हाँ। क्योंकि कहने की बातें और होती हैं, ठीक करने है। की बातें और चले होती ये हैं। ना बड़ा हाँ बुरा लगता है ये जब बहुत कट लगता है ना बहुत यूं गहरी करके। बातें आप कर रहे हैं। राना साहब से ना जरा आसान करवा लेते हैं ये सारा मामला। राना साहब, ये जो लाहौर में आपने सुना एक डिबेट जो निकल पड़ी है, इसमें आप ऐड ऑन कर दीजिएगा कि ऐसे लग रहा है कि जिनेवा में शहबाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब से भी मिलने जा रहे हैं। आपके ख्याल में ये मुलाकात किस ज़िम्न में हो सकती है? मैं मेरे ख्याल ही तुसी मैनू समझाया कि मैं कोई शेख रशीद दे हल्के तो जरूर है ना, लेकिन मैं शेख रशीद आ रेलवे स्टेशन ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ। हाँ मैं बिल्कुल वो नहीं है, वो शेख साहब का ही काम है, शेख रशीद साहब का ही काम है। वो इतनी इतनी गहरी चीज जड़ी है तोते दी फाल ही कढ़नी पेगी। लेकिन लेकिन एनीवेज दिस वाज ऑन द लाइटर साइड। लेकिन चलो शेख साहब का जड़ा जड़ा कोई ना कोई जिम्मेदारी साढ़े मत्थे पै ही जाती है, क्योंकि उन्होंने हल्के चो गलती नाल असी है वहाँ। एंड ठीक है, प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे इस चक्कर में मत पड़े कि क्या होना है क्या नहीं होना। इट्स अ डे टू डे पॉलिटिक्स। पाकिस्तान में डे टू डे पॉलिटिक्स चलती है, सुबह कुछ और होता है, शामी कुछ और होता है। सो इट्स अ वेरी ट्रिकी एंड स्लिपरी फील्ड जोड़ा है ना पॉलिटिक्स, ये बड़ी डिफिकल्ट जी चीज़ है। सो कोई हतमी चीज़ इतने हो नहीं सकती, और अगर आप समझें कि कोई हतमी चीज़ हो जाएगी तो वो बड़ा मुश्किल है। बाकी रह गया किससे क्या मुलाकात होनी है, कैसे होनी है, किस वक्त होनी है, वो ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है सारी। और ये जो जैसे आना चाह रही है मरियम बीबी, और मरियम बीबी तीसरे हफ्ते में आएंगी, एक मरियम बीबी दूसरी मरियम बीबी के बारे में बता रही है कि असल में तीसरे पता हफ्ते है में इस आ जाएंगी बैकड्रॉप वो। में ना सवाल पता है क्या था, मैं आपको बताती हूँ इसकी बैकग्राउंड क्या थी जो सवाल मैंने आपसे किया। जब आर्मी चीफ की एक बड़ी अपॉइंटमेंट होनी थी जिस पर इतनी रस्साकशी जारी थी कई महीनों से, तो तब भी शरीफ खानदान चिल करने यूरोप के ट्रिप पर निकल गया था। अब एक बार फिर कुछ वैसा ही माहौल बन रहा है, तो लग रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। नहीं बड़ा क्या होना है जी, ज्यादा से ज्यादा यही हो जाएगा कि हुकूमत जड़ी उन्होंने घर भेज देंगे, नहीं तो जेल भी जा सकता कोई। ठीक है, नहीं जेल जाए बिल्कुल जाए जी, खुशी से भेजें जेल उसको, इमरान खान को जेल भेजे। हमने ये जाना चाहिए जेल, अगर उसने कोई गलत काम किया है तो भेज। नहीं नहीं बिल्कुल भेजे उसको, मतलब कि अगर उसने कोई गलत काम किया हुआ इमरान खान ने तो बिल्कुल जेल भेजे। लेकिन अगर गलत काम नहीं भेजे किया हुआ इमरान खान ने तो उसको अगर आप जेल भेजेंगे तो उसको आप हीरो बना देंगे। और वो तो अगे मतलब उसने ग्राफ ही नहीं डिगदा जा रहा थले, वो ग्राफ थले आ ही नहीं रहा, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ जेल ये तो एक वो इसी तरह कहते हैं कि ससुराल है। आप कह रहे ग्राफ नहीं गिरा, और इमरान खान साहब उम्मीद कर रहे हैं कि अगर उन्हें जेल डाला गया या गिरफ्तारी की गई तो तुर्की की तरह लोग बाहर आ जाएंगे और लेट जाएंगे टैंकों के सामने। आप भी यही कह रहे हैं? ये मैं इस चीज से नहीं मैं आयशा मैं डिसएग्री करूंगा इस चीज से कि वो इमरान खान साहब को जो लोग, मैं बार बार जिक्र करता हूँ 3-4 लोग उनके इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं वो उनको ऐसी कहानियां सुनाते रहते हैं। मुशर्रफ साहब ने वापस आना था ना, एक एग्जांपल दे देता हूँ। मुशर्रफ साहब ने कहा जी मैं पार्टी बना ली थी, मैं वापस आना है, और वो उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, मैं उनके नाम अब क्या लूँ, वो भी 2-4 इसी तरह के लोग थे। और वो मुशर्रफ साहब को दुबई में बैठ के कहते थे जनाब आप लैंड करेंगे ना जब कराची में मुशर्रफ साहब, तो आपके जनाब वहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो लाखों लोग वहाँ पे आए होंगे आपको रिसीव करने के लिए। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब कराची लैंड किया उन्होंने, तो उन्होंने जनाब 2 घंटे वो एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकले। वो बाहर इसलिए नहीं निकले कि उनको जो पिक्चर पेश की जाती थी वो गलत पेश की जाती थी। उनको कहा जाता जी ताड़े ट्विटर अकाउंट उत्ते जनाब 6 लाख 10 लाख बंदा है, ताड़ा फॉलोइंग करता है, फलाने ये सोशल मीडिया ये हो गया, सोशल मीडिया ने फलां कर दिया, और आप वहाँ पे लैंड होके तो देखे। मैं उस वक्त कराची में सर्व कर रहा था, मैं एक चैनल को वहाँ पे चला रहा था, यकीन माने मेरे रिपोर्टर आके मुझे कहते थे जनाब उत्थे तो बंदा ही कोई नहीं, 30 तो ज्यादा बंदा कोई नहीं। ठीक है, और आखिरी वक्त ये भी हिस्ट्री है, ये मुशर्रफ साहब के बकौल उनकी जुबानी है ये। उन्होंने कहा जनाब कि मुझे डिच किया है जनाब अल्ताफ हुसैन ने, ये मुशर्रफ साहब ने कहा। तो उन्होंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा जी कि मुझे तो अल्ताफ हुसैन ने कहा था कि हमें बड़ा बंदा रिसीव करने आएगा, तो मुझे तो कोई रिसीव ही नहीं करने आया।
और फिर उसके बाद जनाब 3-4 घंटे एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट के अंदर रहने के बाद मुशर्रफ साहब जब बाहर निकले तो बड़ी मुश्किल से वहां पे लोग इकट्ठे किए गए और जैसे उनको जनाब हवारी होटल इमरान वहां से साहब, पहुंचाया गया। 26 साल He was जद्दोजहद so परवेज upset. मुशर्रफ साहब की नहीं थी, इस वो तरह- डिक्टेटर थे। इमरान खान साहब का मामला 26 साल की बात नहीं है, मुख्तलिफ इट्स नॉट नहीं, लेकिन आप देखें ना, लेकिन आयशा देखें, आप शुरू के 3 साल तो मुशर्रफ साहब के भी बड़े अच्छे थे, ठीक है, आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, शुरू के 3 साल मुशर्रफ साहब के भी बड़े अच्छे थे, लेकिन उसके बाद जनाब मुशर्रफ साहब ने पार्टी के चक्कर में और उसके बाद जमहूरियत के चक्कर में और फलां के चक्कर में पड़ गए, तो उसके बाद ग्राफ ऑटोमेटिक वो स्ट्रेच करना शुरू कर दिया उन्होंने अपनी हुकूमत को, उस पे उनका ग्राफ गिरता गया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिस तरीके से लोग इर्द गिर्द बैठे हुए कहानियां सुनाते हैं ना कि जनाब ये इस तरह हो जाएगा, जनाब आसमान सर पे गिर पड़ेगा, ये वो, हर चीज गलत, हर चीज सही नहीं होती है, गलत होती है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ हमारी हमदर्दियां इमरान खान साहब के साथ है, हमारी मोहब्बत इमरान खान साहब के साथ है, ही इज अ पॉपुलर लीडर, दैट्स व्हाई। लेकिन उनके इर्द गिर्द 3-4 लोग जो बैठे उनको कहानियां या नक्शे पेश कर देने, प्लीज ही शुड कम आउट ऑफ दैट। ठीक है, ठीक है, कानों के कच्चे ना उनकी बात ना सुने, लेकिन आपको चाहिए कि खान साहब को नाम बता दें, ये आप उनका भला ही करेंगे। अब वक्त हमारे पास तकरीबन मुख्तसर है, तो अबू सर आपसे, जी जी, अच्छा उन्होंने पता है, ठीक है, ठीक है, बड़ी गल है, अनजान बन जाते हो। अच्छा अबू सर, जो अहम नुक्ता है वो ज़ाहिर है इमरान खान साहब के हवाले से ममनुआ फंडिंग केस पे जो चल रहा है या पार्टी चेयरमैनशिप केस हटाने से का जो केस है उसमें जो चल रहा है वो तो अपनी जगह पर अहम है ही। ये जो पंजाब के ऊपर अभी परवेज़ इलाही साहब ये फरमा रहे हैं कि एतमाद का वोट लेने का उनका कोई इरादा नहीं है। अब लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था इस सिलसिले में, वो क्या कहता था? एतमाद का वोट क्या बिल्कुल ज़रूरी नहीं है? अगर 11 तारीख से पहले ऐसा नहीं होता तो क्या होगा? देखें आयशा, अभी ये चीज़ तो हमारी क्लियर हो चुकी है कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है, उसका प्रोसीजर डिफरेंट होता है। ये 147 के नीचे होता है। जब पीटीआई ने जो पंजाब हुकूमत ने उन्होंने चैलेंज किया गवर्नर का जो ऑर्डर था और फिर जो सेक्रेटरी साहब ने नोटिफिकेशन किया था, तो जब लाहौर हाई कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने उनको जब स्टे ऑर्डर दिया तो वो इस इंजंक्शन जो दी वो इस शर्त पे दिया कि आप अंडरटेकिंग दें कि आप असम्बलियां डिसॉल्व नहीं करेंगे अगली तारीख तक, जो कि 11 जनवरी 2023 है। तो उन्होंने असम्बलियां डिसॉल्व नहीं की, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको ये नहीं कहा कि आपने लाजमन उन पे मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं लगाई कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। लेकिन अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पेंडिंग है तो आपको आज नहीं तो कल लेकिन लेना पड़ेगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। जो रूल 23 और 22 है पंजाब असेंबली रूल्स 2007 के, उसके तहत वो आपने लेना तो है। लेकिन इस एक डिस्टिंक्शन है, देखें ये इसमें 2 तरह के व्यू आ रहे हैं, 2 तरह की लीगल ओपिनियंस आ रहे हैं। वसीम सजाद साहब ने इस पे जो ओपिनियन दिया है मैं भी उस पे एग्री करता हूँ। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए तो आपको 186 वोट्स लेके आने हैं कि उस बंदे को निकालने के लिए, लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए मेजॉरिटी आपको चाहिए। वो आपको 186 नहीं चाहिए, आपको उतने चाहिए कि आप जो उस वक्त प्रेजेंट है उसकी मेजॉरिटी चाहिए आपको। तो वो वेरी कर सकते हैं, क्योंकि कल को फॉर एग्जांपल परवेज इलाही साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते, मैं ज्यूम कर रहा हूँ, वो 180 लेते हैं, 182 लेते हैं, तो क्या होगा? दोबारा इलेक्शन होगा, दोबारा इलेक्शन होगा तो हाईएस्ट वोट्स लेगा वही चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो 186 तो फिर पीडीएम भी पूरे नहीं कर सकती। तो फिर अगर वो ज्यादा ले जाते हैं परवेज इलाही साहब, 2-3 वोट ऊपर ले जाते हैं, तो वो फिर बन जाए, क्योंकि आइन में गुंजाइश है अगर 186 पूरे नहीं होते फिर 2 कैंडिडेट्स में जो मैक्सिमम वोट लेगा वो ही चीफ मिनिस्टर होगा। शायद हलचल आ जाए थोड़े अरसे के लिए, अगर ये इंटरप्रिटेशन चली जाए कि 186 चाहिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, परवेज इलाही साहब थोड़े अरसे के लिए हट जाएं, लेकिन दोबारा जब इलेक्शन होगा फिर वोट तो देना है। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत अगर आप वोट अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ देंगे वो तो काउंट नहीं होगा, तो परवेज इलाही साहब फिर ज्यादा वोट ले जाएंगे, तो वो फिर चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। तो इस वजह से मेरे ख्याल से इतनी इसमें कानूनी पेचीदगी परवेज इलाही साहब के लिए नहीं है, बस वो एक बड़ा स्टेप है, आपको तो मार्का है, एक पुल है जो क्रॉस करना है। मुश्किल चीज है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, लेकिन अगर इसमें वो नहीं भी ले पाते तो कल को वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, उनको सिर्फ वोट ज्यादा चाहिए पीडीएम के कैंडिडेट से। अच्छा, लेकिन इसमें ये तो समझ नहीं आई कि मुनीस इलाही साहब ने पहले कहा कि एतमाद का वोट लेके हम असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, तोड़ देंगे,
लेकिन अब परवेज इलाही साहब ये कह रहे हैं कि गैर जिम्मेदाराना बयानात पीटीआई वाले ना दें, इमरान खान साहब के विजन को आगे लेके चल रहे हैं और एतमाद का वोट लेने का इरादा नहीं है। ये तब क्या हुआ जब जावेद लतीफ साहब ने रात को एक इंटरव्यू में कहा कि 20 से 25 लोग वोट नहीं देंगे? क्या ये उसके बाद की हलचल पेशरफ्त है? ये देखिए, मुझे लगता है इस तरह के वो कानूनी मामलात की तरफ चीज़ों को लेके जाना चाहते उनकी हैं, ढाल लेना चाहते हैं। कि अदालत के अंदर चले जाएं और अदालत के अंदर ये गेम चलती रहे और अच्छा। जाके अदालत को बताएं कि जी जो गवर्नर साहब का हुक्म है वो गैर कानूनी है। इसमें तकरीबन 3 तो पीटीआई के एमपीएस का नाम आ रहा था कि वो वोट नहीं डालेंगे। हाँ। आज एक आज़ाद एमपी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं चौधरी PTI के साथ हूँ, परवेज इलाही साहब को सपोर्ट करूंगा। तो एक चीज़ तो ये हो सकती है। दूसरी बात ये है कि कल जो खान साहब से मुलाकात हुई उसमें भी मैंने ये परवेज इलाही साहब के हवाले से पूछा, इसलिए कि खबरें आ रही थी कि जी परवेज इलाही साहब के ऊपर एतमाद नहीं रहा खान साहब को और उन्होंने पार्टी को भी ये कहा है। तो मैंने बराह रास्त उनसे ये पूछ लिया कि आप अगर सीट एडजस्टमेंट करते हैं परवेज इलाही साहब के साथ और 5-10 सीटें उनको दे देते हैं, अगले जब असेंबली आएगी सेटअप के अंदर वो कहें कि जनाब मैं अपने 10 बंदे उठा के किसी दोस्त के कहने पे दूसरी तरफ जा रहा हूँ, तो वो तो आपके लिए एक सियासी ब्लैकमेलिंग का रास्ता आप छोड़ रहे हैं। तो खान साहब के एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त में वो हमारे साथ खड़ा है। आप जो मर्जी कहें, उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, खानदान का भी प्रेशर है, चौधरी शुजात साहब का भी प्रेशर है, दीगर जगहों से भी प्रेशर है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा और आपको ये भी रियलाइज करना पड़ेगा कि वो एक अलग जमात है, तो आपको कुछ तो उनको देना पड़ेगा। तो खान साहब तो कल तक तो वो यही समझ रहे हैं कि परवेज इलाही साहब तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद जो है वो मेरे साथ खड़े हैं। और इसी वजह से आज जो परवेज इलाही साहब ने ये कहा है कि पीटीआई वाले अपनी जुबानों को लगाम दें और इमरान खान के विजन को समझें, तो वो ये समझते हैं कि इमरान खान तो अभी भी मुझ पे एतमाद करता है। हाँ, लेकिन जो बात परवेज इलाही साहब ने की थी जनरल बाजवा के हवाले से, इमरान खान साहब उसको टो नहीं कर रहे। नहीं, देखिए बात ये है कि इमरान खान साहब का जो पॉलिटिकल विजन है वो तो बदलता रहता है ना। वो कल तक कहा करते थे कि बाजवा साहब मेरी हुकूमत के साथ हैं, जी, ठीक है मुबैना तौर पे। मुबैना तौर पर। तो परवेज इलाही साहब मैंने कहा मैं नाम जानता हूँ, वैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 2-3 लोग हैं उनको मैं जानता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पे सू मोटो ले कल। वो कल जो मुलाकात हुई है वो वाजे नहीं है ना, वो नहीं, वो जो रिपोर्टर है सी वो दस रहे अच्छा, वो तो पर उन्होंने रिकॉर्ड नहीं ना की थी, सबूत नहीं ना दे सकते, लेकिन रिपोर्टर तो हमें कोट किया उन्होंने। रिपोर्टर जब नाम उन्होंने हमें भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने जिक्र नहीं किया जी, उन्होंने जिक्र किए हैं। ठीक है, तो बात ये है, मुझे ये लगता है कि शायद असम्बली डिसॉल्व करना में वो जो विजन मिल गया ना चौधरी साहब का और इमरान खान साहब का, मेरा ख्याल इमरान खान साहब भी नहीं चाहते अब असम्बली टूटे या मतलब उस तरफ मामला जाएं। अब इमरान खान साहब जो हैं वो देखें एक लेवल तक जा सकते थे पाकिस्तान के प्लेयर्स के खिलाफ, ठीक है, जो ओरिजिनल प्लेयर्स हैं हमारे यहाँ, तो वो नहीं चाहते कि भाई इलेक्शन हो इतनी जल्दी हो। वो तो जाके सऊदी अरब से डील कर रहे हैं आपके सामने, मामलात कर रहे हैं पाकिस्तान के, वो चाहते हैं कि आगे बढ़े चीज़ें। तो ये एक नया बहरान, सियासी बहरान, इलेक्शन तो वो तलपट कर देता है ना हर चीज़, तो वो स्मूथ अभी लेके चलना चाह रहे हैं। अभी कुछ इसी तरह ही टाइम चलेगा। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को भी बात समझ में आ चुकी है। अगर खान साहब ने ज़्यादा पब्लिक कंजम्पशन के लिए वो होती रहती हैं बातें, ये चलती रहती हैं, लेकिन आपको खान साहब की अब जब मूव्स, मेरा ख्याल है कि मुझे ये लगता है कि वो शायद इतनी वो उस तरह की ना हो खौफनाक किस्म की, तो वो अब शायद इसी पे ही टुक टुक लगी रहेगी, अदालत जाए उधरों आए, हल्की फुल्की मौसीकी, हल्की फुल्की ढोलकी इस पे बजती क्यों चाहेंगे कि रहेगी। असम्बली टूटे? और अब परवेज इलाही साहब जो हैं वो इसी पे कि मैं वोट नहीं लूंगा, वोट ले आके असम्बली तोड़नी पड़ेगी, तो ये इसी तरह ही चलनी है चीजें, अदालतों में चलते रहेंगे मामलात। और हाँ, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, हाँ ठीक है। राना साहब, वो स्टेटमेंट्स देते हुए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये कहते थे कि एतमाद का वोट लेके असेंबली तहलील कर दी जाएगी, ना होगा एतमाद का वोट, यानी ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना असेंबलियां तहलील होंगी। आप भी ऐसा ही होते देख रहे हैं और इमरान खान साहब की रजा भी वही हो चुकी है जो परवेज इलाही साहब की है। मेरे ख्याल में इमरान शफकत साहब से मैं एग्री करता हूँ। ये बेसिकली जो हार्ड स्टैंस था ना जो लिया हुआ था इमरान खान साहब ने, उस पर वो मेलो होते जा रहे हैं। और वो मेलो इसलिए होते जा रहे हैं कि जिसकी मैं बार बार निशानदही करता रहा हूँ कि उसका रीज़न ये था कि देखें, आप किस मतलब एक हद होती है ना, आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपने वोटर को, सपोर्टर को, उसके जो वो पीछे आपके जिस तरीके से, जिस मोमेंटम से, जिस ज़ोरों शोर से, जिस जज्बे के साथ वो चल रहा होता है, उसके अंदर रुकावट आना शुरू हो जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता मेलो होना शुरू हो जाता है। ये नेचुरल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, अनटिल एंड अनलेस समथिंग बिग हैपन्स, ठीक है, अनयूजुअल आउट ऑफ द बॉक्स हैपन्स,
तो वो चीज हो जाए तो फिर एक दफा फिर जो वोटर सपोर्टर जो है ना वो एक्टिवेट होता है, जुबली उसको फिर वो एक्टिवेशन हो जाती है, उसके अंदर आ जाती है, एक्टिवेट होके वो सामने निकल आता है। बट एज ऑफ नाउ आई पर्सनली थिंक इमरान खान साहब ने जो डिसीजंस लिए थे, देखिए 2 लॉन्ग मार्च किए इमरान खान साहब ने, ऑब्जेक्टिव्स क्या उनके मीट हुए? मेरा नहीं ख्याल कि वो जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स मीट करना चाह रहे थे, जो भी रीज़न दे रहे हैं इमरान खान साहब के वहाँ पे खून खराबा हो सकता था, ये हो सकता था, वो हो सकता था, बट देन अगेन अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव्स थे मेरा नहीं ख्याल वो अचीव हो सके। उसके अलावा देख लें आप कि जो डिसीजन जैसे असेंबलियाँ डिजॉल्व कर दूंगा, असेंबलियाँ कर दूँ, वो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए इमरान खान साहब ने बड़े अच्छे डिसीजन लिए और उन्होंने उसमें उनको फ़ायदा भी हुआ। तो पोलिटिकली लेकिन एक और सियासी पत्ता नाकाम जाने से, उनका एक और कहा हवा में रह जाने से आपके ख्याल में सियासी नुकसान नहीं होगा? देखिए नुकसान तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर जितनी देर तक इमरान खान साहब इलेक्शन जब तक नहीं होते या डेट अनाउंस नहीं होती, उस वक्त तक जनाब अगर इमरान खान साहब अपने आप को एक्टिव रखते रहे किसी न किसी वजह से, कोई ना कोई रीजन बना के या कोई ना कोई रीजन सामने रख के, तो वो उनकी सक्सेस स्टोरी है। दैट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर हिम। लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो अपने आप को जनाब नुकसान होगा उनका, उनके पास तो ही हैज गॉट नथिंग टू लूज। ओके, इमरान खान के पास अबू सर, वन लाइनर इफ यू वांट टू ऐड। वक्त खत्म हो गया राना साहब, माजरत। अबू सर देखिए, आज तक असेंबली डिसोल्यूशन की बात है, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, इमरान खान साहब तो बड़ी कन्विक्शन के साथ ही सीरियस अबाउट डिसोल्यूशन, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है मेरे ख्याल से पार्टी में भी कुछ लोग नहीं चाहते डिसोल्यूशन हो। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो मेरे ख्याल से देखें, अगर मैं चीफ मिनिस्टर बन के बैठा हूँ तो मैं क्यों चाहूँगा कि मेरी सीट चली जाए। और कीपिंग इन माइंड द फैक्ट साहब जितने पॉपुलर है, मेरे अगर कल को वो इलेक्शन होता है तो उनको तो मेरे ख्याल अफली की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हुकूमत बनाने के लिए। तो अगर जब तक मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरे तो मैक्सिमम कोशिश होगी कि मैं चीफ मिनिस्टर ही रहूँ। इसमें आपको काफ़ी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। सीधी सी बात है, साफ सी बात है जो आपने कर दी। तो उम्मीद है कि अगले हफ्ते का नक्शा सबको समझ आ गया होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।